नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आजकल एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा 28 बैंकों के साथ 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का मामला चर्चा में है। ये फ्रॉड आज तक हमारे देश की बैंकिंग का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इससे पहले इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आज हम इस फ्रॉड के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से ये फ्रॉड हुआ। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर जाकर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक कर लें, ताकि आपको हमारे समय समय पर अपडेशन और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुजरात की एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड। इस कंपनी ने 28 बैंकों के साथ 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। अभी पिछले दिनों मेरे बैंक ने मेरा चेक इसलिए बाउंस कर दिया क्योंकि मैंने बैंक का फोन नहीं उठाया था। जब मैंने बैंक वालों से पता किया कि उन्होंने मेरा चेक बाउंस क्यों किया है, तो बैंक का कहना था कि हमने आपके चेक कंफर्म करने के लिए आपको फोन किया था और आपने फोन नहीं उठाया, इसलिए हमने आपका चेक बाउंस कर दिया है। आप सोचिए कि ये बैंक वाले कितने सजग हैं कि हमारा चेक तो मात्र इसलिए उन्होंने बाउंस कर दिया कि हमने उनका फोन नहीं उठाया। और ये बैंक वाले कितने सो रहे हैं, क्या नाटक है कि 23,000 करोड़ रुपया उनका उठा के कोई ले जाता है और वे चुप हैं। आप एक बात और देखिए, अगर आपने कोई होम लोन करवाना है, आपने किसी गाड़ी का लोन करवाना है या पर्सनल लोन लेना है, तो ये बैंक वाले कितने आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कितनी तरह की गारंटियां मांगते हैं। आपके तो चक्कर लगवा के थका देते हैं और आधे लोग तो मैदान ही बीच में छोड़ जाते हैं। और यही बैंक वालों ने, आप देखिए, इन्हीं बैंक वालों के साथ कोई व्यक्ति 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके चला जाता है और बैंक वालों को पता ही नहीं लगता है कि वो हुआ क्या है उनके साथ। अब बार जो घोटाला हुआ है वह विजय माल्या और नीरव मोदी के घोटालों को जोड़ भी लें तो भी उससे डबल से भी ज्यादा है। माल्या ने तो मात्र 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और इस एबीजी कंपनी ने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस घोटाले को लेकर राजनीति खासी गर्म है। विपक्ष वाले कह रहे हैं ये सरकार में बैठे लोगों की मिलीभगत से हुआ है, तो वहीं वित्त मंत्री कह रही है कि ये यूपीए सरकार के टाइम पे ये अमाउंट जो लोन जो है सैंक्शन हुआ था, उनके टाइम पे ये पैसा दिया गया था। चलिए छोड़िए, हम इन आरोपों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि यह घोटाला हुआ कैसे है। सीबीआई ने एबीजी कंपनी के डायरेक्टर ऋषिकेश अग्रवाल के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इस घोटाले और पहले के घोटालों में एक फर्क और है। अब तक जितने घोटाले हुए हैं उसमें जो स्टेट बैंक है, यानी कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनको चपत लगी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विजय माल्या ने और नीरव मोदी ने धोखाधड़ी की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट बैंक को सबसे ज्यादा चपत लगी है और इसमें आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जो प्राइवेट बैंक है। उस अकेले बैंक के 7,099 करोड़ रुपए डूबे हैं। इसके बाद आईडीबीआई के 3634 करोड़ रुपए डूबे हैं। फिर एसबीआई के 2468 करोड़ रुपए डूबे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के 1614 करोड़ रुपए, पीएनबी के 1244 करोड़ रुपए और आईओबी के 122 करोड़ रुपए और एलआईसी के भी 136 करोड़ रुपए का एलआईसी को भी चूना लगा है। आइए जानते हैं ये सब किस तरह से ये घोटाला हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह घोटाला किया है एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये शिपयार्ड होता क्या है। शिपयार्ड का अर्थ है कि जहां पर समुद्री जहाज या तो बनाए जाते हैं या समुद्री जहाज को रेनोवेट किया जाता है या समुद्री जहाज को तोड़कर उसका स्क्रैप बनाया जाता है। भारत के गुजरात में 2 शहर हैं, एक का नाम है दहेज और दूसरे का नाम है सूरत। दोनों शहर गुजरात में हैं। इन दोनों शहरों में ही समुद्री जहाजों के बनाने का, रेनोवेट करने का और उनके स्क्रैप में बदलने का उनका ये काम होता है। हमारे यहाँ पर भी बहुत से लोग वहां से स्क्रैप खरीद कर लाते हैं और वहां जहाजों में लगी मोटरें, फर्नीचर और जहाजों में जो सामान, एंटीक सामान होता है, वो हमारे यहाँ के बाजारों में बिकता है। और एबीजी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जहाजों का बनाने का काम करती है। एबीजी कंपनी ना केवल अपने लिए जहाज बनाती है इंडिया के लिए, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करती है। कई देशों के लोग भी उससे जहाज खरीदते थे। हमारी नौसेना भी उससे जहाज खरीदती है।
अब तक जो है एबीजी कंपनी 165 समुद्री जहाज बना चुकी है। वो इतनी बड़ी कंपनी है। उसका ये बिजनेस देखकर ही तो ये बैंक वाले उसके जाल में फंसे हैं। आप ये देखिए कि अगर हमें बैंक का लोन लेना होता है तो बैंक वाले हमें चक्कर कटवाते हैं, और जब बैंक वालों को कोई बड़ा लोन देना होता है तो यही बैंक वाले खुद क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईजान हमारा लोन ले लीजिए, बजाय आप उस बैंक का लोन लेने के हमारा लोन ले लीजिए। इस मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऋषि अग्रवाल से अप्रोच किया कि भाई आपका इतना अच्छा बिजनेस है, आप इस बिजनेस को इनहांस कीजिए, इसको इंक्रीज कीजिए और जहाज बनाइए, आप एक्सपोर्ट कीजिए जहाज बना बना के, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको लोन देंगे। तो ऋषि अग्रवाल जी ने सोचा कि मुर्गी तो फंस गई है। उन्होंने कहा भाई अगर आप मुझे लोन देना चाहते हो तो, और मेरा बिजनेस में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं एक जहाज बनाने के, अगर आपने मुझे लोन देना है तो 23,000 करोड़ रुपए का मुझे लोन चाहिए। आईसीआईसीआई वाले बोले भाई हमारे अकेले के पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम कई बैंकों को मिलाकर कंसोर्टियम बना लेते हैं और हम कंसोर्टियम के थ्रू आपको लोन दे देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कंसोर्टियम क्या चीज है। इसे आप इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए कि जैसे ये जिला फतेहाबाद है, फतेहाबाद में किसी ने कॉटन फैक्ट्री लगानी है, वह आईसीआईसीआई बैंक के पास जाता है कि उसे 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक कहता है कि उसके पास अकेले के पास तो 1,000 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन रुकिए, आईसीआईसीआई बैंक एक ऑफर देता है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बाकी बैंक वालों को साथ जोड़ लेता हूं, उनसे थोड़ा थोड़ा लेके आपके 1,000 करोड़ पूरे कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वो आईसीआईसीआई में बाकी बैंक है, एसबीआई है, यस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बाकी बैंकों को जोड़कर उसके 1,000 करोड़ रुपए पूरे कर देता है और कहता है ले लीजिए आप कॉटन फैक्ट्री लगाइए। ये जो सारे बैंक मिलकर, जो बैंकों का समूह मिलकर अगर किसी को लोन देता है तो उसे कंसोर्टियम कहा जाता है। और इस मामले में जो कंसोर्टियम की लीडरशिप की वो आईसीआईसीआई बैंक ने की। आईसीआईसीआई ने ही सब बैंकों से बात की, में भी आईसीआईसीआई ने बाकी सभी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उन्हें अपना प्रेजेंटेशन दी, उनको प्रोजेक्ट समझाया और बताया कि कितना मुनाफा हो सकता है अगर हम सब लोग मिलके 23,000 करोड़ रुपए इस एबीजी कंपनी को दे देते हैं। वो आईसीआईसीआई ने समझाया कि तुम 100 लोगों को लोन देते हो, किसी किसानों को लोन देते हो, उनका डूब जाएगा, इस बड़ी मोटी पार्टी को दे दो ना, मोटी पार्टी होगी, मोटा मुनाफा होगा, इसका देखो इतने जहाज बिक रहे हैं। 28 बैंक तैयार हो गए, बोले ठीक है कि हम इस मामले में इन्वेस्ट करने को तैयार है, हम लोन देने को तैयार हैं। सभी बैंकों ने हां भर दी और आईसीआईसीआई ने जाके एबीजी को कहा ठीक है हम आपको लोन देने को तैयार हैं, हम 23,000 करोड़ रुपए आपके लिए अरेंज कर देंगे। ये पैसा देना शुरू हुआ अप्रैल 2012 से 2017 तक सभी बैंकों ने इस कंपनी को इन्वेस्ट किया। अब 2017 में लास्ट अमाउंट गया है इस एबीजी कंपनी के पास। बैंक का नियम है कि जैसे ही पैसा पूरा होता है उसके 1 महीने बाद आपको ईएमआई देनी शुरू करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 2017 तक जब पैसा दे दिया गया तो उसके बाद जो अपने माननीय ऋषि अग्रवाल जी थे उन्होंने कहीं पैसा कहीं का कहीं शिफ्ट कर दिया। बैंकों को 1 साल बाद पता लग गया कि भाई तुम्हारा पैसा डूब चुका है, मुर्गी फुर हो गई है, अब क्या किया जाए। 2018 में बैंक को समझ आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बैंकों ने सीबीआई को शिकायत की कि उनको हमारा ऐसे ऐसे क्लाइंट पैसे लेके फुर हो गया है, हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है। 2018 में देखिए बैंक शिकायत करते हैं और अब 7 फरवरी 2022 को जाके मुकदमा दर्ज होता है। आइए अब हम जरा बैंकों का लोन सिस्टम आपको समझाते हैं कि बैंकिंग की भाषा में अगर कोई लोन करप्ट होता है, अगर कोई एनपी होता है तो किस तरह से होता है। मान लीजिए कि अगर किसी ने 3 माह तक ईएमआई नहीं चुकाई है तो बैंक वाले अपनी लैंग्वेज में से स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं, और अगर कोई 12 महीने तक पैसा नहीं चुकाता है, कोई ईएमआई नहीं आती है, तो बैंक वाले कह देते हैं कि ये अब ये सब स्टैंडर्ड एसेट है, और 12 माह के बाद भी अगर नहीं पैसा आता है तो उसे डाउटफुल एसेट की श्रेणी में ये लोग रख देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो ये लॉस एसेट हो जाता है। ये जब लॉस एसेट हुआ 2018 में जाकर, जब बैंकों को पता लगा 2018 में, क्योंकि 2017 में लास्ट किस्त दी थी और 1 साल तक बैंक वाले वेट करते हैं कि अब आ जाएगा, अब रिस्ट्रक्चर भी किया गया इसका लोन को, तो चलिए आप ऐसे नहीं करके ऐसे दे दीजिए, आपकी ईएमआई हम चेंज कर देते हैं। लेकिन सब घुमा फिरा के भी जब 1 साल बाद इनका पैसा नहीं आया
तब इन्होंने इसको लॉस एसेट में डाला, इसको एनपीए में डाला। तब इनके समझ में आया कि मामला गड़बड़ है। तब बैंक वालों के हाथ पांव फूले। जब अग्रवाल साहब ने एक भी पैनी नहीं चुकाई, तब ये लोग सीबीआई के पास गए। तब आईसीआईसीआई ने सभी बैंक वालों को इकट्ठा किया कि अपनी अपनी भाई डिटेल लेके आओ, किसको कितना कितना लॉस हो रहा है। तब ये 8 नवंबर 2019 को सीबीआई के पास जाते हैं और बकायदा लिखित में शिकायत देते हैं और कहते हैं कि हमारा 23,000 करोड़ रुपए लोन लेकर ऋषि अग्रवाल जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो सीबीआई ने उनसे पूछा, भाई तुमने पैसा दिया, वो एबीजी कंपनी उस पैसे का उन्होंने किया क्या? उन्होंने तब बैंक वालों ने कहा, भाई हमने तो शिपयार्ड के लिए दिया था कि वो जहाज बनाएंगे, लेकिन अग्रवाल साहब तो पैसा शिपयार्ड में लगाया ही नहीं। उन्होंने तो सारे का सारा पैसा कहीं विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया है, हमें नहीं पता कहां है। तब सीबीआई ने कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको डिटेल लाइए हमें। तब बैंक वालों ने एक थर्ड पार्टी एजेंसी डिपोर्ट की कि वो खोजबीन करके आए कि पैसा उन्होंने कहां लगाया है। तब एजेंसी ने खोजबीन की और सीबीआई को बताया। सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को एबीजी कंपनी को नोटिस दिया कि भाई तुमने लोन लिया था, तुमने पैसे का क्या किया है। ये जवाब तलबी ये चलती रही। जब सीबीआई को भी जच गया कि भाई वास्तव में ये पैसा कहीं और लेके फुर हो चुका है ऋषिकेश अग्रवाल, तब जाकर अब सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, पहले तो बैंक वाले साल भर सोते रहे। 2018 में उनको समझ में आ गई थी कि उनके साथ एनपीए हो गया, उनके साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन वो नवंबर 2019 में शिकायत करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सीबीआई का हाल देखें तो 2019 में उसके पास शिकायत आती है और वो 2022 में जाकर मुकदमा दर्ज करती है। अभी यह भी पता नहीं चल रहा है कि ऋषि अग्रवाल इंडिया में है या यहां से इंडिया से भाग चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बैंकों का पैसा वापस नहीं आएगा? क्या ये पैसा बिल्कुल डूब गया है? क्या वास्तव में 23,000 करोड़ रुपए की चपत लग गई है? ऐसा नहीं है। यहां अब बैड बैंक की बोनी होती है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल हमारे वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट में कहा था कि हम एक बैड बैंक बनाने जा रहे हैं। अब ये बैड बैंक को पहला केस मिलने जा रहा है और इतना बड़ा केस मिलने जा रहा है उगाही के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैड बैंक क्या चीज है। तो हमारी सरकार ने एक बैड बैंक बनाया है जो इन बैंकों का जो एनपीए होता है, जो डूबत राशि होती है, जो कोई पैसा नहीं भरता है और फरार हो जाता है, उस पैसे की उगाही के लिए एक अलग से बैंक बना है। उसके अलग से अफसर होंगे, अलग से वो लोग उगाही करेंगे, अलग से उनकी मशीनरी है, सब कुछ अलग से है। ये बैंक जो है इन एनपीए को परचेज करेगा। मान लीजिए किसी बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए उसके डूबत की राशि है, वो बैड बैंक को कहेगा कि मेरा ये 1,000 रुपए डूब गया है, आप मेरा ये जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप इसको खरीद लीजिए। बैड बैंक और उनकी आपस में डील होती है कि ठीक है, आपका ये 1,000 करोड़ रुपए डूबा है, हम आपको 700 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। तो जो बैंक है जिसका पैसा डूबा है उसके तो 1,000 करोड़ रुपए डूबे पड़े हैं, वो सोचता है चलो 700 करोड़ तो आते हैं, वो अपना एनपीए इस बैड बैंक को बेच देता है और बैड बैंक जो है उसकी वसूली करके इसको पैसे देता है। जैसे ही इनकी डील फाइनल होती है कि मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए डूबा हुआ था तो बैड बैंक ने खरीदा, तो बैड बैंक जिस दिन डील फाइनल होती है, मान लो उन्होंने 700 करोड़ में लिया, तो 15% तो उसी दिन ही बैड बैंक जो प्रभावित बैंक है, जो पीड़ित बैंक है, उसको दे देता है। यानी कि 700 का 105 करोड़ रुपए तो उसी बैंक को दे देता है जिसका पैसा डूबा होता है। 105 करोड़ रुपए 15% देने के बाद बैंक उसे वो एसेट हैंड ओवर कर देता है जिसकी बिना पर लोन लिया होता है। आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है, तब वो बैंक उस प्रॉपर्टी को बैड बैंक को दे देता है। फिर वो बैड बैंक का काम शुरू होता है उस प्रॉपर्टी को बेचने का। या तो बैड बैंक उस पार्टी को पकड़ेगा, उससे लोन की वसूली करेगा, अगर वो लोन नहीं मिलता है, वो पार्टी नहीं होती है, तो उस प्रॉपर्टी की वो सेल करवाएगा, किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेचेगा और बेचकर उस प्रॉपर्टी का जो बाकी 85% पैसा रह गया वो उसको देगा। अब इसमें भी तो आप देखिए कि यानी कि 22-23 हजार करोड़ रुपए है और 15% तो बैड बैंक अभी दे देगा इन बैंकों को, 3300 करोड़ रुपए इनको मिल जाएंगे। बाकी 85% पैसा है, जैसे ही उसके एसेट बिकेंगे उनको ये वापस मिलेगा बैंकों को। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जब ऐसी खबरें आती हैं कि 30,000 करोड़ रुपए डूब गया, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में उतना पैसा नहीं डूबता है, डूबता जरूर है
क्योंकि अब मान लीजिए बैड बैंक ने चीज खरीदी, उससे 1000 रुपए वाली चीज उन्होंने 700 रुपए में खरीदी, जो 30% जो डूबा है ना, जो कट लगाया है बैड बैंक ने, वो असल में डूबत राशि उतनी है। अब जितना इनका प्रॉपर्टी बेच के जितनी रकम की वसूली हो जाएगी वो बैंकों को वापस मिल जाएगी। असल में ऐसा नहीं है कि जितनी खबरें हम पढ़ते हैं, हमने पीछे भी देखा कि 2G स्कैम में लाखों करोड़ रुपए का घोटाले की खबरें आई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, इतना पैसा किसी की जेब में नहीं जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी मॉर्टगेज पड़ी होती है। अब जो बैड बैंक है उस प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा और जो राशि होगी वो इन बैंकों को देगा। लेकिन चुनाव चल रहा है तो चुनावी माहौल में कोई भी आंकड़ा डाल दीजिए, पीछे की सरकारों में भी ऐसे आंकड़े डालती आई हैं, अब भी डाल रहे हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष में ये झगड़ा हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा, इन आंकड़ों की जादूगरी चलती रहेगी। वास्तव में ये इतना घाटा नहीं है। हाँ, बैंक वालों की लापरवाही है, सीबीआई की लापरवाही है कि इतना कुछ होता रहा, सब लोग आंख मूंदे बैठे रहे और लोग हमारे देश से पैसे ले लेके फुर हो रहे हैं। ये कब रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पंचनामा के साथ। हम हमारा पंचनामा कार्यक्रम देखते रहें, हम समय समय पर किसी बड़ी खबर का पंचनामा करते हैं। आप YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।